ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक के मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे, जिनसे हम बातचीत करेंगे बिहार राजनीति के तमाम मुद्दे पर, क्योंकि चुनाव है और चुनाव अब बिल्कुल परवान चढ़ चुका है। सभी दलों के अपने अपने वादे हैं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा किया है। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे संजीव पांडे सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तेजस्वी यादव ने अभी सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरीके से वादा किया है, संविदा कर्मियों को अस्थायी करने का वादा, जीविका दीदी से इतना बड़ा वादा, और उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,000 कैश सीधा सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी का जो ये वादा है, ये नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाला है, चुनाव पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव के बीच ये ऐलान है? देखिए, रोजगार को लेकर इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थे तो उस समय भी नौकरियां मिली थी। तो उनके इस वादे पे और उनके परफॉर्मेंस पे लोगों का विश्वास होगा। और चूंकि 10,000 रुपया चुनावी मौसम में वो चूंकि दिया गया था, जो पैसा जो कैश ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अस्थायी रूप से कहा है। हालांकि कितने लोग उसके लाभार्थी होंगे ये तो टाइम बताएगा, लेकिन उन्होंने अस्थायी रूप से कहा है कि हम 20,000 30,000 जितने भी देंगे वो अस्थायी रूप से मासिक देंगे। अगर वो घोषणा को अगर जो मैं देख रहा हूँ तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, बिहार में बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है चुनाव के दौरान, और उसमें अगर इस तरह से महिलाओं को लेकर एक घोषणा होती है तो वो प्रभावी निश्चित रूप से सिद्ध होगा, ये मान के चलिए। लेकिन देखिए, महिलाओं के वोट बैंक पर भी जीविका दीदी नीतीश कुमार का एक, मतलब कहते हैं ना कि किसी नेता का सबसे महत्वाकांक्षी योजना, जीविका दीदी को अगर इतना बल मिला है तो वो नीतीश कुमार के बदौलत, और वहीं सेंधमारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव ने, मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार की नीतियों को इंडोर्स भी किया है कि आप जो जीविका दीदी की योजना चला रहे हैं तो उसमें अगर हम उसमें कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार की नीतियों का उन्होंने एक तरह से उनको डिशोन किया है। उन्होंने एक तरह से उसको इंडोर्स करते हुए उसमें और बेहतर करने की एक घोषणा करी है, और ये राजनीति में इसको हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं। सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी सिंबोलिज्म में पुरानी सरकार की गई नीतियों को उठा के दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में पॉलिटिक्स नेगेटिव पॉलिटिक्स है। सड़कों का नाम बदल देना, इंस्टीट्यूशन बनाया नहीं, उसी इंस्टीट्यूशंस पे अपने नेताओं का नाम लगा देना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी अच्छी परंपरा है। यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख देना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रख देना, और यूनिवर्सिटी जो है बनी हुई है पंडित नेहरू के टाइम की। तो ये जो है ना, तेजस्वी यादव के इस मामले में आप तारीफ कर सकते हैं कि नहीं जी, जो नीतीश कुमार की एक अच्छी योजना जो है उस योजना को उन्होंने और आगे मजबूत करने की। नहीं, जवाब नहीं मिला। भारी कौन, चाचा पर भतीजा, या चाचा अभी भी भारी? देखिए, अभी तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार को लोग एक तरह से तो ये कह रहे थे कि राजनीति से अब वो भारतीय जनता पार्टी उनको रिटायर कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से नीतीश कुमार ने पिछले 10 दिनों में अपना रूप दिखाया है, तो वो अभी हल्के में उनको कतई नहीं लेना चाहिए। हल्के में उनको एकदम नहीं लेना चाहिए। अभी भी अगर थोड़ा सा आंख अगर इधर उधर वो कर देंगे तो जो एक नया भतीजा जो और या हनुमान जी जो घूम रहे हैं, वो हनुमान जी ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है, और चाचा का जो भतीजा है उसका वोट बैंक भी इंटैक्ट है। ना उनसे यादव टूट रहा है, ना फिलहाल मुसलमान टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि दोनों अपने आप में अपनी जगह मजबूती से जमे हुए हैं। नहीं सर, नीतीश कुमार न टायर्ड है न रिटायर्ड है। इन्होंने साबित किया अभी पिछले 10 दिनों की राजनीति में। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो आशीष का सवाल था, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि बिहार में पिछला चुनाव जो हम लोगों ने देखा, तो जिन सीटों पर महिला वोटर्स ने पुरुषों से अधिक वोट किया, उनमें एनडीए का स्ट्राइक रेट, महागठबंधन जो भी उस समय था, उससे बेहतर रहा। जिन सीटों पर पुरुषों ने अधिक वोट किया, उनमें राजद का स्ट्राइक रेट बाकी पार्टियों से बेहतर रहा। अब जब ये जीविका दीदी वाला जो तेजस्वी का ऐलान है, या संविदा कर्मी में भी बहुत महिलाएं हैं, उनको परमानेंट करने का ऐलान है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो महिलाओं के ऊपर एक एनडीए को एज मिलता नजर आ रहा था, उसको डेंट करेगा?
देखिए, महिलाओं के ऊपर एनडीए का जो मेजर एज का कारण था, जो पिछले 15 सालों में, आप अगर 2005 के चुनाव को अगर देखें, जब नीतीश कुमार पावर में आए थे, तो एक बहुत बड़ा एक कारण था शराबबंदी कारण था। और पहले 5 इयर्स में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो नीतीश कुमार ने सुधार किया था, तो आप देखोगे 2010 में महिलाओं की बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी थी। लेकिन शराबबंदी के बाद शुरू में महिलाओं में जो एक उत्साह था कि शराबबंदी के कारण जो उनके अगेंस्ट जो हिंसा होती है घरों में, तो वो सारे धीरे 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 शराब के कारोबार बिहार में रुका नहीं। लोग शराब ला रहे हैं, पी रहे हैं, और वायलेंस छुपे रूप से वो चलता रहता है उतना। लेकिन जहाँ तक बात है कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक जो आरजेडी का परसेप्शन जो उसके अगेंस्ट बना हुआ है, जो आरजेडी के अगेंस्ट बना हुआ है अभी भी, जैसे पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे मीडिया में जंगल राज की बात हो रही है, अखबारों में कुछ पुराने लालू यादव के टाइम की जो घटनाएं घटी थी, जो कई वायलेंस हुए थे दलेलचक, बघौरा, मियाँपुर। मैं जिस इलाके से आता हूँ उस समय नक्सल वायलेंस में लालू यादव के टाइम में 12 का घटना हुआ था, मियाँपुर में हुआ था, दलेलचक, बघौरा में मास किलिंग हुआ था, लक्ष्मणपुर बाथे हुआ था, 50 लोग 60 लोग कहीं पे दलित मारे गए थे, कहीं पे बैकवर्ड मारे गए थे, कहीं पे अपर कास्ट मारे गए थे। तो वो सारी चीज़ों को मीडिया में रिपीट किया जा रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल भी मैं किसी अपने कंस्टिट्यूंसी में किसी से बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि कैंडिडेट तो एलजेपी का आ गया और लोकल कैंडिडेट आरजेडी का है, हम लोग उसको वोट देने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि एलजेपी का कैंडिडेट तो ऐसे ही है, कमज़ोर सा है। लेकिन वही है, आरजेडी का एक राज आ जाएगा और फिर वही होगा जो लाठी लेके सब घूमना शुरू कर देगा। जो एक दिमाग में हल्का जो पुराना भय है, वो परसेप्शन जो है अभी गया नहीं है पूरी तरह से। हालांकि तेजस्वी यादव ने उस परसेप्शन को दूर करने की कोशिश करी है। तो जहां महिलाओं की जब आप बात कर रहे हैं, तो इस बात को मानिए कि महिलाएं भी उस जंगल राज के परसेप्शन से डरती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने उस परसेप्शन को खत्म करने की कोशिश करी है। अपर कास्टों में जो एक उनके प्रति भय था, भूमियार जाति को टिकट तेजस्वी यादव एक देते थे, मुश्किल से 1 देते थे, 2 देते थे। इस बार 7-8 टिकटें दे दी उन्होंने। सूरजभान ज्वाइन कर लिए, अनंत सिंह चले गए, तो और भी बहुत टिकट दिए। जहानाबाद के रीजन में भूमियार उम्मीद नहीं कर सकता था कि जहानाबाद के रीजन में तेजस्वी यादव टिकट देंगे किसी भूमियार को, क्योंकि यादवों और भूमियारों में जिस ढंग से वहाँ पे सोशल टेंशन है ज़मीन पे, उसमें अगर भूमियार को टिकट अगर तेजस्वी यादव ने दिया है तो एक चेंजेस आ रहा है, परसेप्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जंगल राज वाली स्थिति अब नहीं है। अगर लालू यादव के ढांचे में मुझे अगर देखना चाहते हैं तो वो मैं नहीं हूँ। तो निश्चित रूप से महिलाओं में एक थोड़ा विश्वास जगता है, तो इसका लाभ तेजस्वी यादव को मिलेगा। महिलाओं को अगर वोट अगर वो डेंट मारने की कोशिश करते हैं। महिलाओं में एक चीज़ और भी होगी, नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक राज कर चुके हैं, तो लंबे समय तक राज करने के बाद बहुत सारे मजबूतियों के साथ साथ कमजोरियां भी आ जाती है। तो वो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक थोड़ा बहुत खिसक सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। और ये अच्छा नुकसान भी दे सकता है। इस सवाल को और एक आंकड़े पर लेकर चलता हूँ कि ठीक बात है कि लोगों को जंगल राज, सो कॉल्ड जंगल राज याद आ जा रहा होगा, लेकिन एक और आंकड़ा आ रहा है और ये बदस्तूर आया पिछले 6 महीने के दौरान। ये आंकड़ा था सर्वे का, जिसमें ये सवाल पूछे गए बिहार की जनता से कि मुख्यमंत्री का पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ डबल मार्जिन से हमेशा आगे रहे, ये मार्जिन अब तक कम नहीं हुआ है। 31-32% जो लेटेस्ट आया था तेजस्वी का अगर है तो नीतीश का करीब 12-13% के करीब है। ये क्या इशारा कर रहा है कि ये जो लोग जंगल राज को याद भी कर रहे होंगे, तो ये कौन लोग हैं जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं बिहार का? देखिए, मैं इसमें 54 ईयर्स ओल्ड हूँ। जंगल राज मैंने अपने आँख से अगर कहें तो देखा था। तो 1990 से लेके जो एक दौर था, 1990 से लेके 2000 का दौर था, 2005 तक का दौर था, तो एक वायलेंस था, कास्ट वायलेंस था, नक्सली हिंसा थी काफ़ी ज़्यादा, और उससे कहीं ना कहीं एक जाति विशेष के अंदर और जो गैर यादव जातियाँ, जो पिछड़ी जातियाँ थी और दलित जातियों में भी एक भय था। 2005 में वो सरकार बदल गई और 2005 से आज 2025 हो गया, आप मान के चलिए 20 साल हो गया। 2004 के बाद जो मतदाता पैदा हुए हैं, जो 1995-96 में जो लड़के पैदा हुए हैं, उन्होंने वो जंगल राज को महसूस नहीं किया है। जो बड़ा वोटर समूह है वो, अब जो है, उस समय जंगल राज वाले जो वोटर जो हम लोगों ने देखा था, हम लोग अब 50 के बाद के हो गए हैं, हम लोगों ने देखा, तो हम अगर जंगल राज की बात करेंगे तो हमारी बात पे जो यंग जनरेशन है कितना विश्वास करेगा। यंग जनरेशन क्या देख रहा है? यंग जनरेशन देख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, यंग जनरेशन को सूरत जाना पड़ रहा है, यंग जनरेशन को क्या कहा जाता है, तमिलनाडु जाना पड़ रहा है, यंग जनरेशन को केरल जाना पड़ रहा है बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि मिनिमम वेजेस केरल में बेहतर है कम्युनिस्ट स्टेट होने के कारण। वहाँ पे मिनिमम वेजेस 18,000 20,000 मिल रहा है, बिहार में मिनिमम वेजेस आपको 6,000 मिल रहा है। तो नीतीश कुमार के 6,000 रुपया बनाम 18,000 रुपया जो है,
वो गुजरात में देखता है कि एक भारतीय जनता पार्टी के रोल मॉडल स्टेट है गुजरात का, एक जो आप पूरा दुनिया देश भर में दिखाया जाता है, जो एक सपना दिखाया जाता है, वहाँ भी 7,000-8,000 लोगों को मिलता है। तो वो देखते हैं कि ये सारी चीज़ों की जब तुलना करता है, जब यंग जनरेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें जब यंग जनरेशन देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं फिर वो जंगल राज उसको इतना याद दिलाइएगा तो कहेगा 25 साल पहले क्या होता था, ब्रिटिश राज में क्या होता था, वो हमारे फादर ने थोड़ा बहुत देखा होगा, हमारे दादा ने देखा होगा, हमने तो ब्रिटिश राज का नहीं था। हम तो कभी कभी ये बोलते हैं कि ब्रिटिश राज बेहतर राज था क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया पुल बने। नीतीश कुमार का पुल तो बनते बनते गिर रहा है, ब्रिटिश राज का पुल बचा हुआ है। तो अगर हम अपने एंगल से देखेंगे, अपने परसेप्शन से देखेंगे तो ब्रिटिश राज के जो कंस्ट्रक्शंस थे, ब्रिटिश राज ने जो एजुकेशन सिस्टम आपको दिया, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ दी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिया, लाहौर यूनिवर्सिटी दिया, मद्रास कलकत्ता प्रेसिडेंसियों की जो यूनिवर्सिटियाँ बनी, आपको मॉडर्न एजुकेशन दिया ब्रिटिश राज ने। तो अगर हम हमारा देखने का एक परसेप्शन ये हो सकता है कि कुछ मायनों में अगर ब्रिटिश राज बुरा था तो कुछ मायनों में ब्रिटिश राज अच्छा भी था, और कुछ मायनों में जिसको अब हम कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र देश हैं, लेकिन स्वतंत्र देश में आपका एजुकेशन सिस्टम अगर भरभरा के गिर रहा है। बिहार की यूनिवर्सिटियों का क्या हालत है नीतीश कुमार के राज में, अगर आप बताइएगा तो वो जब एजुकेशन में छात्र जो पढ़ पढ़ के ऑटो चला रहा है। कल मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था आपके किसी चैनल पे, उसमें देख रहा था कि एक बीएससी का जो स्टूडेंट है वो पटना में ऑटो चला रहा है। बातचीत से वो बहुत इंटेलिजेंट छात्र मुझे लग रहा था। तो ये जो हालात पैदा हुए हैं, अब सरकार तो कहेगी कि 140 करोड़ की आबादी आ गई, 1990 में तो 64 करोड़ की आबादी थी, हम कहाँ से रोजगार दें। तो भाई जब इतना क्या कहा जाता है 20-20 पुल गिर रहे हैं, जो काम 10 रुपये का है आप 100 रुपये में करवा रहे हैं, जो काम 100 करोड़ में हो सकता है वो 1,000 करोड़ में करवा रहे हैं, 1,000 करोड़ का काम आप 10,000 करोड़ में करवा रहे हैं। तो आप रोजगार किसी को क्यों नहीं दे सकते, आप बेहतर सैलरी क्यों नहीं दे सकते। जैसे संविदा कर्मी की जब अब बात हो रही है, संविदा कर्मियों को 8,000, 6,000, 7,000 रुपये आउटसोर्सिंग के माध्यम से देते हैं। आप सारे आउटसोर्स करने वाले बंदों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, कौन है, किसी मंत्री का रिश्तेदार होगा, किसी अधिकारी का रिश्तेदार होगा, उनकी कंपनी होगी, और वो 6,000, 7,000 सरकार से हो सकता है 18,000 का बिल बन रहा है, सरकार से हो सकता है 15,000 का एक बंदे पर बिल बना रहे हैं, और वो 6,000 दे रहे हैं। तो युवा इस शोषण को समझ रहा है। छठ पे आपने कह दिया कि हम 10,000 ट्रेन है, बिहार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूथ जा रहे हैं, और ट्रेनों में वो किस स्थिति में जा रहे हैं। तो यूथ जो है, उस समय तो हम लोगों का टाइम जब था, हम लोग जब यूथ थे तो अखबार का वेट करते होते थे, मोबाइल भी 2000 के बाद आया, तो अगले दिन क्या अखबार में छपता था, कैसे छपता, तो उसके हिसाब से एक परसेप्शन बनाते थे। अब तो 2 मिनट में जो सूचना होती है पहुंच जाती है, तो सारे लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जंगल राज का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश एक बड़े तरीके से हो रही है, सोफिस्टिकेटेड वे में हो रही है। मैं मीडिया में भी देख रहा हूँ, अखबारों में भी देख रहा हूँ। तो वो कितना यंग जनरेशन का वोटर, अब मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता कि अभी बिहार में कितने वोटर जो हैं 20 साल से 25 साल और 30 साल की उम्र वाले कितने मतदाता हैं 18 साल से 30 साल के बीच, लेकिन वो अगर 1 करोड़, 1.25 करोड़ भी होंगे, 75 लाख, 80 लाख भी होंगे, तो उनको जंगल राज का याद दिलाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, इतना आसान नहीं है। चलिए बिहार एक सवाल और ले लेता हूँ। यूथ जो है बिहार का बूथ पर क्या करेगा ये देखेंगे हम लोग 14 तारीख को। लेकिन एक सवाल, चूंकि आपने भूमिहार और अपर कास्ट की भी बात की, मेरा सवाल ये है कि मुझे बिहार से ऐसी भी सूचनाएं, हमारे भी वेल विशर्स लोग और जानने वाले लोग बिहार में हैं जो कह रहे हैं कि उनको, उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं, कि उनको भी एनडीए और खास करके बीजेपी को लेकर एक फटीग है कि बीजेपी के हर मंच पर सम्राट चौधरी ही अगर चेहरा होना है तो फिर वहाँ पर राजपूत नेता का, वहाँ पर भूमिहार नेता का, वहाँ पर चौबे जी का, वहाँ पर सुनी जी का, इन लोगों का क्या काम है? क्या इस तरह का कोई फटीग आपको ग्राउंड पर दिखा है क्या? देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट बात बताता हूँ कि अपर कास्ट जो भारतीय जनता पार्टी में जिस उम्मीद से गए थे, तो वो उनकी उम्मीद जो थी, या तो वो महामूर्ख थे, उनकी समझ बहुत कम थी। कांग्रेस पार्टी ने जितना अपर कास्ट को इस देश में दिया आज़ादी के बाद, बिहार के अंदर आप बताइए 1990 तक कौन सा मुख्यमंत्री रहा था पिछड़ा और दलित जो बने, पिछड़े दलित जो बने, 1-1, 2-2 महीने के लिए बने, या तो ब्राह्मण थे, या भूमिहार थे, या राजपूत थे। और उस समय विधायकों की संख्या उठा के देख लीजिए 1990 तक की बिहार विधानसभा में अपर कास्टों की क्या स्थिति थी। अब भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जब आया तो अपर कास्टों की क्या स्थिति रही। अब आंकड़ों में सारा कुछ है। पहली बात, कांग्रेस के राज का जो सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, या तो अपर कास्ट रहा है या दलित रहा है। बिहार में जो सबसे बड़ा लाभार्थी कांग्रेस का राज कर रहा है वो कौन रहा है? वो भूमिहार बिरादरी रहा है। सबसे ज़्यादा भूमिहार विधायक, राजपूत विधायक जीत के आते थे। दूसरे राज्यों में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा लाभार्थी था, सबसे ज़्यादा नौकरियां मिलती थी, और दलितों को जो आरक्षण से नौकरियां मिलती थी। उसके बावजूद अपर कास्ट को हिंदुत्व का जोश चढ़ गया। बिहार के भी अपर कास्ट होते हिंदू धर्म का ठेकेदार बन गए।
बेगूसराय को हम लोग मिनी लेनिनग्राद मानते थे, हम मगध के हैं। बेगूसराय के भूमिहार पे हम लोग बड़े अजीब होते थे कि भूमिहार भी कम्युनिस्ट होता है क्या, तो सारे देखते थे कि भूमिहार कम्युनिस्ट हुआ फिर रहा है वहाँ पे, वहाँ से कई कम्युनिस्ट जीत के आते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में भी भूमिहारों का राज था। लोग कटाक्ष करते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी कैसे हो गया, तो सब भूमिहार लोग यहाँ राज कर रहा है। तो जितने भी गैर भाजपाई पार्टियों में जो एक सम्मान था ऊंची जातियों का, वो सम्मान तो कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस सबसे ज्यादा सम्मान देने वाली ऊंची जातियों की थी। आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सारे ऊंची जाति के लोग हिंदुत्व के नारा में आ गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। मिश्रा जी, शुक्ला जी सड़क पे दंगाई बने हुए हैं, गोली चला रहे हैं, हिंदू धर्म का नारा लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सड़क पे कूद रहे हैं। घर में जाके पूछते हैं कि बाबूजी 100 रुपये के लिए पेट्रोल दीजिए, तो बाबूजी कहाँ 100 रुपये पेट्रोल ले रहे हैं, तो नेहरू जी के किसी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी थी, वो पेंशन अभी भी घर पे आ रहा है, तो उससे घर चल रहा है, उससे उस दंगाई लड़के का क्या कहा जाता है पेट्रोल भरवा रहा है गाड़ी का वो लड़का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में है। तो अपर कास्ट का फटीक होना जरूरी है। अपर कास्ट तो आप दिल्ली में चले जाइए, मेट्रो के नीचे कौन खड़ा है डंडा लेके और लाठी लेके, जो गार्ड खड़ा है, मिश्रा जी खड़ा है, कोई सिंह साहब खड़े हैं, कोई भूमियार खड़ा है, कोई राजपूत खड़ा है, कोई वो खड़ा है। ये एक फैक्ट है, इस बात को आप मान के चलिए। और वो फटीक हर जातियों में आ रही है, क्योंकि अब जो नए यूथ की बात की है, तो नए यूथ जितना भी है, वो न्यू यूथ जो है उसको रोजगार चाहिए, उसको आपको रोटी चाहिए, उसको 2 टाइम का खाना चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए। रहने के लिए आवास कहाँ मिल सकता है? आप अगर अच्छी नौकरी लाख रुपए कर रहे हैं तो आवास नहीं ले सकते इस देश के अंदर। आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग इंदिरा गांधी का एक कंसेप्ट होता था, दलितों के लिए भी था। तो उस समय आम लोग भी मकान बना सकते थे बड़े बड़े शहरों में। आज की डेट में कौन बना सकता है? तो ये सारे फैक्ट्स को भुक्तभोगी देश की आम जनता हुई है, उसमें ऊंची जाति उससे अलग नहीं हो सकते। भाजपा के राज में उनको ऐसा नहीं है कि राम राज आ गया तो उनको सोने का चम्मच मिलेगा, उनको सोने की थाली मिलेगी, उसमें बढ़िया खाना खाएंगे और सारे दलित जो है बेचारे और मुसलमान जो है सड़क पे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो एक फैक्ट है, इस फैक्ट को मंजूर करना पड़ेगा। फटीक हैं 100%, आपकी बात सही है कि ऊंची जातियों में एक फ्रस्ट्रेशन है, और उस फ्रस्ट्रेशन ऊंची जातियों के यूथ में भी अब आ रहा है, उसके फादर में भी आ रहा है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसको लगता है कि मेरा बच्चा तो दिन भर गाड़ी पर झंडा लगा के नारा लगाते फिर रहा है, शाम को आता है बेरोजगार घूम रहा है, 10,000 की नौकरी का तलाश कर रहा है। तो ये एक फैक्टर है, फटीक है। और मैं समझता हूँ कि बूथ पे कितना देखेगा, देखिए बूथ पे फिर वही बात आ जाता है जात वाला, धर्म वाला। तो लेकिन उसमें से फिर भी कुछ ना कुछ अगर लड़के आगे निकलते हैं और वो अगर वोटिंग करेंगे, अगर इश्यूज पे वोटिंग करेंगे, प्रशांत किशोर को थोड़ा सा इस मामले में हम लोग थैंक्स करेंगे। सर आपने कहा कि बूथ डिसाइड होता है और वहाँ पर जाकर कास्ट वेज चीज़ें हो जाती हैं। आपने एक बात और कही कि दोनों ही पार्टी, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी, दोनों की वोट इंटैक्ट हैं। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर कहाँ खड़े दिखते हैं? क्या बिहार की पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर कोई बड़ा करिश्मा कर पाएंगे? और अगर वो करिश्मा कर रहे हैं तो उसका नुकसान कैसे हो रहा है यहाँ पे? देखिए, प्रशांत किशोर का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, देखिए प्रशांत किशोर को बाकी राजनीतिक दलों से मैं बहुत अलग नहीं मानता। मतलब कि वो समझ लीजिए कि एक जो वेलफेयर स्टेट का जो एक 2020 के बाद जो वेलफेयर, 2010 के बाद जो एक वेलफेयर स्टेट का जो पूरा का पूरा जो छोटा छोटा जो पूरी तरह से आप नॉर्दर्न यूरोपियन स्टाइल में आप, या यूरोपियन स्टाइल के सोशलिस्ट स्टेट नहीं, सोशल डेमोक्रेट नहीं, लेकिन यह है कि पूंजीपति जो का एक वर्ग कि भाई सारे सड़क पे ना आ जाएं, तो एक सेफ्टी वॉल्व क्रिएट करके रखते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, जिसमें प्रशांत किशोर भी हैं। देखिए, इन्होंने इशूज़ अच्छे उठाए हैं, इशूज़ अच्छे उठाए हैं। बिहार के लिए पलायन एक बड़ा इशू है, बेरोजगारी एक बड़ा इशू है, और जो आप यूथ की बात कर रहे हैं तो वो भी इनसे प्रभावित हुआ है। वोट इनको 3% आए, वोट इनको 4% आए, 5% आए, लेकिन बिहार में एक इशूज़ को उन्होंने जिंदा किया। जो बिहार जो धर्म और जाति के नाम पे लगातार टकरा रहा था, उसमें इशू जिंदा हो गया है प्रशांत किशोर के कारण। हाँ, प्रशांत किशोर भी लास्ट में टिकट बांटते हुए वो इशू को भूल के वही कास्ट सिस्टम पे आ गए कि कितना राजपूत को देना है, कितना भूमियार को देना है, कितना ब्राह्मण को देना है, और कितना वो कैंडिडेट जो है धन बल से मजबूत है बाकी दलों की तरह। ये सारे फैक्टर्स काउंट किया है उन्होंने। तो लेकिन अब वही है कि वो जो सीट खुद जीते ना जीतें, हो सकता है सीट 5 जीतें, हो सकता है सीट 7 जीतें, हो सकता है सीट 1 भी ना जीतें, हो सकता है सीट 30 भी जीत लें, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में वो नहीं है। बिहार में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं वो कर पाएंगे अभी भी, लेकिन उनके काटे हुए वोट का नुकसान किसका होगा, इस पर सबकी नजर है। क्या उसका नुकसान एनडीए को हो रहा है, क्या उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, क्या उसका नुकसान आरजेडी को हो रहा है, इस पर सारा नजर है। कई जगहों पे जो टिकटों का बंटवारा जो उन्होंने जिस ढंग से किया है, खास करके गया, जहानाबाद, अरवल में जो देख रहा हूँ, जो हमारा बेल्ट है,
वहाँ पे कई जगह पे वो सीधा बीजेपी को डेंट मार रहे हैं। सरघाटी विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी को डेंट पड़ रहा है। वहाँ ओबरा विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी को डेंट पड़ रहा है। गोह विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी को डेंट पड़ रहा है। ओबरा में भूमिहार को टिकट दे दिया, सरघाटी में भूमिहार को टिकट दे दिया, गोह में अति पिछड़ा को टिकट दिया है। अब यहाँ पे ये सब बीजेपी के वोटर हैं। अगर देखा जाए तो अभी तक जो वोटिंग बिहेवियर 15 साल का अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वो फिर सीधा बीजेपी को, कहीं कहीं ऐसे ही आरजेडी को नुकसान करने की कोशिश करेंगे अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो इसमें बड़ा घोंच पहुँच हो गया है। एकदम आकलन लगा ही नहीं सकते। जमीन पे कोई पत्रकार घूम रहा है, वो भी आपको एक विधानसभा का तो आइडिया दे देगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पूरे बिहार का वो आइडिया दे दे तो उसमें बड़ी मुश्किल आती हुई दिख रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार में चुनाव के डिस्कोर्स को बदला है। सारी पार्टियों को सोचना पड़ रहा है। बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो गई, चाहे वो पलायन पे हो गई, भ्रष्टाचार पे। देखिए कांग्रेस का और आरजेडी का कहाँ बहुत बड़ा फेल्योर रहा है। ये जितने भी घोटाले प्रशांत किशोर लेके आए, ऐसी तो नहीं थी कि सारी फाइलें उनके पास नहीं थी, कांग्रेस के पास नहीं थी, आरजेडी के पास नहीं थी। किसी की डिग्री को लेकर, किसी के 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर सारी चीज़ें थी, लेकिन ये नहीं बोल पाए, ये नैरेटिव नहीं बना पाए। उस नैरेटिव को प्रशांत किशोर ने बहुत ही सफलतापूर्वक बनाया स्टेट के अंदर। ये सारे एक्सपोज हुए। देखिए बूथ पे, कास्ट लाइन पे बहुत सारा अगर वोट होता है और अगर ये लोग बच जाते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन आम लोगों में बता दिया कि जिनको आप बहुत समझ रहे हो, ईमानदार समझ रहे हो, राष्ट्र के सेवक समझ रहे हो, तो ये बहुत हाईली इन पे भ्रष्टाचार के इन पे आरोप हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने बनाया, ये उन्होंने लाया। ये चीज़ कांग्रेस कर सकती थी, ये चीज़ आरजेडी कर सकती थी, यहाँ पे वो फेल हुए। ये चीज़ प्रशांत किशोर ने उठाया। राहुल गांधी ने जब बिहार में यात्रा निकाली थी तो राहुल गांधी को भ्रष्टाचार बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए था। भ्रष्टाचार से आम आदमी पीड़ित है। आप ब्लॉक में, सर्किल के ऑफिस में चले जाइए, आपका ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं होगा बिना पैसा दिए। थाने में अगर आप फंस गए, बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होगा। हर पल पे भ्रष्टाचार है और लेवल बहुत बढ़ गया है। आरजेडी का जंगल राज अगर आप याद कीजिएगा तो मैं उस समय था, मैं 90 में 20 या 22 साल का था। मैं 96-98 तक भी बिहार में रेगुलर मेरा विजिट आज भी होता है, मैं रेगुलर जाता रहा हूँ, मेरी ज़मीन है। उस समय आम लोग किसी भी जाति का हो, ब्लॉक और थाने में सुना जाता था। किसी की औकात नहीं थी सर्कल अफसर का कि किसी व्यक्ति से पैसा मांग दे। अगर वो अड़ गया और साथ में अगर कोई हरा गमछा डाले आपके साथ चला गया तो उसी समय 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा बिना पैसा दिए। आज की डेट में जो इनके जो भगवा गमछा डाले अगर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चले जाए, सीओ साहब से अकड़ के बोल दें, उसी समय सीओ साहब इस प्रवाह को नहीं मारेंगे कि ये किसकी पार्टी के हैं। उसी समय एफआईआर हो जाएगा कि सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे थे, और वो ये भी नहीं देखा जाएगा कि सीओ साहब या थानेदार साहब घूस मांग रहे थे। उसी समय एफआईआर हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेटिक जो स्टेट जो बना बिहार पिछले 10 सालों में, लॉ के नाम पे, रूल ऑफ लॉ के नाम पे जो अब ब्यूरोक्रेसी जो जिस ढंग से स्टेट के अंदर राज कर रहा है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी जिस ढंग से स्टेट को रूल कर रहा है। छोटा छोटा काम के लिए आपका पैसा बंधा हुआ है, आप करा के दिखा दीजिए, चाहे जितना पावरफुल आदमी है। एमएलए का फोन नहीं उठाता कोई, एमएलए प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, एक डीएम फोन नहीं उठाता, चाहे रूलिंग पार्टी का एमएलए है, चाहे वो विपक्ष का एमएलए है। तो वैसे में अगर आप बताइए कि आम कार्यकर्ता की क्या हैसियत होगी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे जदयू के कार्यकर्ताओं की। लालू यादव के राज में ये पोजीशन नहीं थी। जंगल राज एक अलग उसका रूप था जिसमें अलग संघर्ष हो रहा था, और दूसरा एक राज था कि कार्यकर्ता और आम जन जाके अपनी बात कलेक्टर, डीसी, एसएसपी, थानेदार और सर्कल अफसर में रख सकता था। किसी आदमी की औकात नहीं थी कि चढ़ के कोई पैसा मांग ले। थोड़ा बहुत अगर कह दे कि जनाब थोड़ा हमारा बनता है देख लो, तो बात अलग। अच्छा, एक चीज़ और जो आपने अभी कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस ने यात्राएं भी निकाली, तेजस्वी यादव ने भी यात्रा निकाली, और आपने कहा कि वोट जो है इंटैक्ट है। लेकिन इस चुनाव में जो वोट इंटैक्ट है, जैसे राजद का जो MY फार्मूला या जो अन्य फार्मूले हैं, तो कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन है जिसने अपने कैडर और जो उनका स्ट्रक्चर है उसके अलावा एडिशनल कोई वोट जोड़ने की कोशिश की है, उसमें सफल हुए हैं? क्या कोई कास्ट बेस्ड उन्होंने जोड़ा लोगों को, या फिर कोई जो महिलाओं की बात हो रही हो, लाभार्थियों की बात हो रही हो, वो किस गठबंधन ने जोड़ा और किसे फायदा मिल रहा है? देखिए, अगर आप बात कीजिएगा तो दोनों गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों के एफर्ट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड लेवल पे वर्क बहुत अच्छा है, उनके वर्कर्स हर जगह एक्टिव हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी ने अपना परसेप्शन जो बदला, अपर कास्टों को टिकट दिया है, तो जो वोट एकदम ही नहीं मिलता था वहाँ पे अपर कास्ट वोट अब उसके प्रति सॉफ्ट हुआ है, न्यूट्रल हुआ है, बहुत गुस्से में नहीं है। जो एकदम जंगल राज के नाम पे एकदम
तड़फड़ाता था, वो वोट न्यूट्रल करना आरजेडी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्लो पोलिंग हो जाए, बीजेपी के अगर हिस्से को 10% ही वोट तोड़ ले, आरजेडी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन आप बात कर रहे हैं अब इसकी बीजेपी के पास ग्राउंड वर्क और बीजेपी के पास रिसोर्स बहुत है, रिसोर्स के मुकाबले में कोई पार्टी नहीं टिका। सबसे फेलियोर जो है वो कांग्रेस पार्टी है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी इमेज बनाई, राहुल गांधी ने वहाँ पे SIR के नाम पे मूवमेंट खड़ा कर दिया, लेकिन अब राहुल गांधी पिछले 10 दिनों से कहीं नहीं दिख रहे हैं। 60 टिकटें मिली, 60 टिकटों के बंटवारे में भी अगर आरोप लगने शुरू हो जाएं पार्टी प्रभारी पे, अल्लावरू पे आरोप लगे, प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो उनके जो CLP जो लीडर थे उन पे आरोप लग गए, और बाहर से आपने 60 विधानसभा में 60 प्रभारी बिठा रखे हैं जिनको बिहार का कोई नॉलेज नहीं है। दिल्ली में जो उनके जो बिहार से जुड़े हुए जो कांग्रेस पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, वो जो बंदे हैं आप उनको वहाँ लगाए नहीं। जैसे मैं 2 उदाहरण देता हूँ कि बिहार में 2 दलित एक्टिविस्ट को इन्होंने भी ज्वाइन करवाया था बिहार से। एक रतन लाल को ज्वाइन करवाया था, एक रविकांत को ज्वाइन करवाया था बिहार से। लेकिन इन सबको जो दलित फेस हैं, दलित वोटर हैं वहाँ पे, रविदास वोटर 6% है, लेकिन वहाँ पे इनको किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है तो इनको बिहार में ड्यूटियाँ लगाओ, आप इनके इस्तेमाल करो। लेकिन मैं हैरान हूँ कि बाहर से कागजी लोग गए हुए हैं, उनको इलाके की समझ नहीं है। दिल्ली में ऐसे इंटेलेक्चुअल सैकड़ों में होंगे जो कांग्रेस के प्रति सिंपैथाइजर हैं, वो बिना कांग्रेस के नेताओं के कहे कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। अगर वैसे लोगों को आइडेंटिफाई, 100 लोगों को आइडेंटिफाई करके, जो बिहारी मूल के हैं, वो हर जाति के हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अगले भी बहुत बड़ी संख्या में हैं जो भाजपा के खिलाफ दिल्ली में बिहार के लोग बैटिंग करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ भेजने के बजाय वो अलग अलग छत्तीसगढ़ से एक MLA को भेज दिया, एक पंजाब से भेज दिया, एक हरियाणा से भेज दिया। वो क्या कर लेंगे बिहार को? बिहार को कितना जानते हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बहुत बड़े पैमाने पर जो जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, वो लोकल कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं, डेली फोटो आ रहे हैं, और लोकल कार्यकर्ता को जो भी वो है वो हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं और उनका मनोबल को हाई कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वर्किंग में एक बेसिक अंतर है। भाजपा नाराज, जितने भी कैंडिडेटों ने नाराज किया, सबको अमित शाह ने पर्सनली बुलाया। जैसे बक्सर से एक कैंडिडेट था अमरिंदर पांडे, में देख रहा था कि उसको अमित शाह ने पर्सनली बुलाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग है। तो वो एडिशनल बोर्ड जहाँ टूट रहा है, जहाँ पे जुड़ना है, उसका एफर्ट्स कर रहे हैं। आरजेडी ने अपने तरीके से एफर्ट्स किया है। और ये जो बाकी जो आपको दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे दल, ये तो कहते हैं चलो जी हमारा 2, 4, 5 सीट आ जाएगा, हमारी दुकान बस चलती रहे, दुकान न बंद हो, दुकान में हमारा सामान बिकता रहे, लोग आते रहें, टिकट चाहे मौके पे बेच भी दिए, चाहे खरीद भी लिए, ये सिस्टम इनका है। बाकी तो ठीक है। अमित शाह ने अभी एक बयान दिया सर, वो CM फेस को लेकर, और लोग कह रहे हैं कि बिहार में अभी खेला असली शुरू होगा 14 तारीख के बाद। आपको क्या लगता है, वाकई कोई खेला होने वाला है क्या बिहार में? नीतीश कुमार जी, जिनके स्वास्थ्य पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो तो काफ़ी सुपर एक्टिव दिख रहे हैं, एकदम जोश जोश में भाषण कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अमित शाह पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, और इधर JDU के नेता लगातार कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। आपको लगता है कैसा होगा, या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जैसा कुछ करेगी यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही थी, RSS और बीजेपी की एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है कि उस स्ट्रेटजी को आप समझ नहीं सकते। उस स्ट्रेटजी को अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि उनको आप सत्ता से हटा सकते हैं, लेकिन वो मुगालते में लोगों को रखते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक है, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा चलता रहा, लोग खुश भी होते रहे, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस मुक्त भारत से पहले जो छोटे छोटे जो पॉकेट्स बने हुए हैं, आइलैंड्स पे जो बैठे हुए लोग हैं, इनको पहले छुटकारा इनसे पाओ, क्योंकि ये ब्लैकमेलर हैं, ये नेगोशिएशन करते हैं हमसे आके। सर आप देख लीजिए, एक को थोड़ी, चौटाला साहब के साथ 1995-96 से मैं देखता था, हरियाणा में साथ में थे, चौटाला साहब को खा गए। बादल साहब से इतने लंबे एसोसिएशन, बादल साहब को खा गए। आज पंजाब में कहते हैं हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र में घुसाया, कहाँ गए उद्धव ठाकरे साहब? एक नाथ शिंदे को भी तोड़ दिया, और शिंदे साहब आप कहाँ हैं? शरद पवार साहब के जो अजीत पवार को तोड़ दिया। छोटे दल भाजपा के टारगेट में, ये मान के चलिए। और छोटे दल में अब जो कंट्रोल में, एक जो 2 नायडू साहब को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का भी बहुत बड़ा नहीं है, धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो जिस दिन मौका मिलेगा नायडू साहब को भी वो निपटा देंगे। तो नीतीश कुमार को निपटाएंगे, नवीन पटनायक को निपटा दिया जनाब। आप उड़ीसा में जो इतना पावरफुल आदमी था उसको निपटा दिया, और नवीन पटनायक साहब 15 साल राज यही करते थे कि कुछ बड़े घराने देश के जो थे उनको आपस में मिला के रखते थे कि आप स्टेट में राज करो, आप दिल्ली राज करो। लेकिन भाजपा अपने एजेंडे में थी कि जितने दिन चलना है चलने दो, टाइम पे इनको हम निपटा देंगे। आज नवीन पटनायक कहाँ है?
15 साल तो बीजेपी के साथ ही चले, मोदी जी के साथ ही 2014 लेकिन से जब चल जब रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने कुछ भी ऐसा करती है, नीतीश कुमार भी माहिर खिलाड़ी हैं, उनको पॉलिटिक्स में इतना कम मत आकी सर। नहीं, हम आंख कम नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाजपा सही मौके के तलाश में होगी। अगर मौका मिलेगा तो नीतीश कुमार को बख्शने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये आप मान के चलिए, चिराग पासवान को 29 सीट दी है, 29 सीट देने का भी तो कोई एजेंडा होगा ना, उस एजेंडे के तहत, जिस एजेंडे के तहत दिया गया है। तो चिराग पासवान अगर अच्छे सीटों में जीतने में कामयाब हो जाते हैं, नीतीश कुमार की सफलता तब साबित होगी जब चिराग पासवान 29 में से 25 हार जाएं, फिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहेगी। ये आप मान के चलिए, नहीं तो नहीं बचेगी, ये मान के चलिए। तो पहला तो नीतीश कुमार है कि विपक्ष को हराने के साथ साथ अपने सहयोगियों में चिराग पासवान को निपटाए। पिछली बार नीतीश कुमार को 43 क्यों आया था, 43, 44, 45, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितनी सीटें थी, 44 आई थी ना। चिराग पासवान के कारण ही कई सीटें हार गए। तो नीतीश कुमार क्या वो चीज भूल गए होंगे? नीतीश कुमार की कुर्सी तभी बचेगी जब चिराग पासवान का अच्छे ढंग से निपटारा विधानसभा चुनाव में हो जाए और चिराग पासवान 29 में से 3-4 सीट पर सिमट जाए, नीतीश कुमार का बचाव वहां पे हो जाएगा। मल्टी कॉर्नर्ड फाइट में नीतीश कुमार फंस गए हैं आपके हिसाब से, वो विद इन पार्टी, विद इन गठबंधन भी, और विपक्ष तो खैर घेर ही रहा है। मैं सर पीके के सवाल पर आपको वापस लौटा रहा हूँ। पीके जब एंट्री लेते हैं बिहार के चुनाव में तो एक दो तरह की राजनीति वो किया, पीके ने 2 तरह की राजनीति की। एक राजनीति की कि इस चुनाव को बिहार बनाम गुजराती बनाने का प्रयास किया। पीके ने कहा कि 2014 से मोदी जी सत्ता में है, क्या बिहार की स्थिति बदल दी उन्होंने, गुजरात चमक रहा है। और ये बात इको कर रही थी बिहार के यूथ के बीच में कि आखिर में हम लोग सूरत ही जॉब करने जा रहे हैं, पिछले 10 साल में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अचानक पीके ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो पीके का एक बना हुआ मोमेंटम लगा कि गिर रहा है। अभी कल क्या हुआ कि पीके ने अमित शाह को सीधे घेरा और कहा कि क्या वजह है कि भाजपा को जन स्वराज के कैंडिडेट्स को तोड़ना पड़ रहा है, हम ही लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि पीके बूथ पर कितने मजबूत हैं ये तो अभी तय होगा, लेकिन सोशल मीडिया के तो वो स्टार हैं ही। क्या इस सोशल मीडिया और इस नैरेटिव वॉर के जरिए वो एक तीसरा फ्रंट नहीं बना ले रहे हैं और कुछ चमत्कार की स्थिति में कहीं दिल्ली रिपीट तो नहीं करवा रहे हैं? नहीं, दिल्ली जैसी स्थिति बिहार में एकदम नहीं है। दिल्ली प्योर अर्बन एरिया है और दिल्ली में आते ही टोटल चेंज हो जाता है परसेप्शन। जो बिहार का लोग दिल्ली में बैठ के रोजी रोटी, रोजगार, फ्री बिजली और पानी की जब बात करता है, वो मुगल सराय से एंटर करते ही वो देखने लगता है कि हम यादव जी हैं, हम शर्मा जी हैं, हम सिंह साहब हैं। तो ये एक परसेप्शन अभी टूटा नहीं है, धीरे धीरे टूट रहा है। जो यूथ की आप बात कर रहे हो, धीरे धीरे वो टूट जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो गुजरात बनाम बिहार क्यों कर रहे थे, बिहार के लड़के अकेला गुजरात थोड़ी जा रहे हैं, बिहार के लड़के तमिलनाडु भी जा रहे हैं, बिहार के लड़के केरल भी जा रहे हैं, और बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी पंजाब में जा रही है, लुधियाना में है। वहाँ पंजाब में तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग अगर एग्रीकल्चर छोड़ दें तो वहाँ तो बुरा हाल हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ठीक है, पलायन एक बहुत बड़ा इशू बिहार के लिए है और भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा इशू है, उन्होंने इशू भी बनाया। लेकिन प्रशांत किशोर के खिलाफ एक परसेप्शन ये भी तो है कि वो पांडे हैं, और बिहार में कितना पांडे को भी स्वीकार कर लेगा। दुबे जी और मिश्रा जी थे लास्ट 1990 में, 90 के दशक में। अब पांडे साहब को कितना स्वीकार करेंगे? या तो बीजेपी ऐसे फैसले ले सकती है, नए तरह का फैसला है कि टोटल एक पिछड़ा या दलित मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश में सीधा एक ठाकुर मुख्यमंत्री बनाया। ये बीजेपी को ही ताकत है कि राजस्थान में किसी जाट को या किसी राजपूत को माइनस करके किसी शर्मा को बना दे, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में किसी उसको माइनस करके यादव को बना दे। ये बीजेपी ऐसा प्रयोग कर सकती है कि वहाँ उड़ीसा में एक आदिवासी मांझी को बना दे, एक ट्राइबल स्टेट में एक रघुवर दास जैसे नॉन ट्राइबल को बना दे। ऐसा प्रयोग बीजेपी कर सकती है। लेकिन क्या बिहार में संभव है? पहला बात, बीजेपी अगर फुल टाइम पावर में आ जाएगी तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड किसी मिश्रा जी को, पांडे जी को बना दे चीफ मिनिस्टर। लेकिन पीके पांडे जब अकेला लड़ेंगे तो उनको ये दिक्कत आएगी। वो ब्राह्मण होने से उनको छुटकारा नहीं मिलेगा बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स में, सोशल जस्टिस वाली पॉलिटिक्स में। लेकिन ये है कि उनको बैकअप है, कहीं ना कहीं से अच्छा बैकअप है। एक बिहार में वो फोर्स अभी आगे काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं समझिए कि बिहार की राजनीति में 3 से 4% अगर वोट आ गया और 5-7 सीट जीत लिए बिहार छोड़ के चले जाएंगे, एक भी सीट आएगा बिहार छोड़। बिहार जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, साउथ ईस्ट एशिया का एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से सीधा आप नॉर्थ ईस्ट में जाके, और ये जो लैंड रूट है
जो ग्लोबल रैंड रूट है सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया, उसमें बिहार एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, तो वहाँ पे पीके जैसे फोर्स रहेंगे। मैं इस सारे में टिप्पणी बता और कि पीके पांडे जो आप कह रहे हैं, पीके पांडे, तो ये पांडे जी लोगों को कितना प्रेरित कर पा रहे हैं? देखिए, बीच में तो ब्राह्मण थोड़ा सा मोबिलाइज हो गया था, हल्का हल्का। कई जगह ब्राह्मणों में चर्चा हो गई थी कि कहीं ब्राह्मण सीएम तो न बन जाए, लेकिन ब्राह्मण बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाली जाति है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में जीने वाली जातियाँ नहीं है। ब्राह्मण तो वो जाति है जो मायावती के साथ भी चल सकता है पावर के लिए। ब्राह्मण वो जाति है जो मुलायम सिंह के भी नज़दीक हो सकता है पावर के लिए। तो ब्राह्मणों का जो एक डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, बहुत ही इंटेलिजेंट और स्ट्रेटजिक डिसीजन होता है। वो अभी देखेंगे कि पीके कितना है। बीच में मुरमुरसा हुआ था, बीच में हम देखते थे कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले था कि कई ब्राह्मण जो थे ना, कई ब्राह्मण, कुछ पत्रकार भी थोड़ा सा मोबिलाइज हो रहे थे उधर कि लगता है कि सीएम साहब बन ही जाएंगे कोई ब्राह्मण। जातियों में भी थी, नॉर्थ बिहार में था। नॉर्थ बिहार में ब्राह्मण प्रभावी हैं, जो मैथिल ब्राह्मण है। इधर साउथ में उतने प्रभावी नहीं है। साउथ में चूँकि वो हिस्सा भूमिहार और राजपूत काट लेते हैं, लेकिन दरभंगा से लेकर मधुबनी तक ब्राह्मण प्रभावी हैं। वहाँ पे धीरे धीरे था कि एक पांडे जी बन जाएंगे सीएम, लेकिन अब मुझे लगता है कि ब्राह्मण जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होकर वोट करेगा, और प्रैक्टिकल होकर वोट करेगा तो उसके पास अभी जो है राम राज्य का ही ऑप्शन है। फिलहाल वो राम राज्य की तरफ। ठीक है, चलिए एक आखिरी और हाइपोथेटिकल सवाल है। 14 के बाद किससे शपथ लेते आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लेकिन समस्या ये है कि ये घोषणा आज की डेट में कोई नहीं कर सकता। एक बात बताइए कि पलड़ा किसका भारी है, नहीं, तो बता ही नहीं, सकते हैं। एक बात बोलिए कि जैसे हम लोग एक अंदाज लगा रहे हैं कि एनडीए पावर में आ जाए, और अगर ये नीतीश कुमार को काटने लगे तो उन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। तो नीतीश कुमार के पास फिर वही आंकड़ा आ गया जो इधर उधर आ इधर जाएगा। भी जा सकते हैं। देखिए, इतने मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में कौन सा पॉकेट उछल के किधर चला जाएगा जब 10-20 सीटों का अंतर रहेगा, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं है कि वो जा नहीं सकते। विधायक तो टूटने पे उस पर दल बदल लागू हो सकता है, लेकिन पार्टी पे तो दल बदल लागू है नहीं। जीतनराम मांझी अभी है, चूंकि सेंटर में जो मंत्री हैं उनकी तो उम्मीद कम है, लेकिन राज्यों में ही जिनके पास बागडोर है कि राज्य के अलावा उनके पास कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्प्लिंटर ग्रुप्स है वो भी देखना पड़ेगा। लड़ाई जमीन पे बहुत स्ट्रांग है, इसको बहुत नहीं कि एक तरफा हम चुनाव मान सकते हैं। अगर आप आरजेडी के बहुत सारे वीक पॉइंट्स को गिन रहे हैं, उनके कैंडिडेट कई जगह कमजोर है, वीआईपी ने कई जगह कमजोर कैंडिडेट दे दिया, तो इसी ढंग से एलजेपी की भी ये स्थिति है। इसी ढंग से हम की स्थिति है। हम के तो 6 टिकट परिवार में ही बटा है, खुद 4 मांझी जी के परिवार से और 2 अनिल जी के परिवार से, अनिल जी और अनिल जी का भतीजा। ठीक है कि नहीं? तो ये फैमिली पार्टी जो है, रामविलास जी का भी टिकट ऐसे ही बटा है। तो ये जो है ना, कमजोरियां इधर भी हैं। अब अपर कास्टों में ये फ्रस्ट्रेशन तो है ना कि कास्ट के नाम पे वोट लेते हैं, जब टिकट बांटने की बारी आती है तो सब अपन परिवार में बांट लेते हैं, अपने परिवार में बांट लेते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी तो थोड़ा थोड़ा आता है ना। नहीं, पलड़ा किसका भारी है सर आपकी नजर? पलड़ा अभी आप किसी का अंदाज नहीं लगा सकते, 10 दिन बाद आपको पता चलेगा। लेकिन फाइट बहुत जबरदस्त हो रही है, नजदीक की फाइट हो रही है। बहुत जगह स्थानीय कैंडिडेट जो है, पीके के कैंडिडेट मैं कह रहा हूं, बहुत जगह स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। अब वो किसको हरा देंगे मौके पे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो पीके कैंडिडेट है, आप अंदाज नहीं लगा सकते। गया शहर, एक उदाहरण दे रहा हूँ, गया शहर से जो पीके कैंडिडेट, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत ना हूँ तो, एक कोई वैश्य समुदाय से है कैंडिडेट। अब गया शहर में वैश्य समुदाय तो भाजपा को वोट जाता है। वहाँ से वैसे अति पिछड़ा कैंडिडेट है, पिछले 9 बार से जीत रहे हैं प्रेम कुमार जी, और कांग्रेस के कैंडिडेट कायस्थ है। अगर वहाँ बढ़िया वोट में किसी कारणवश डिवीजन हो गया तो किसका नुकसान है? भारतीय जनता पार्टी को सीधा नुकसान होता नजर आ रहा है। तो ये परिस्थितियां जो है ना, ग्राउंड लेवल पे अभी 5-7 दिन बाद कौन कैंडिडेट किसका कितना वोट काट रहा है और क्या वोटर सुन रहा है। अगर कास्ट के नाम पे अगर ऐसे ही अगर थोड़ा थोड़ा वोट भी 5,000-7,000 कास्ट के नाम पे ही टूट गया किसी का, तो समझ लीजिए किसका 5,000-8,000 का तो मार्जिन होता है विधानसभा चुनाव में। तो 5,000-8,000 में अगर एक कास्ट के नाम पे कोई अगर किसी एक जाति विशेष का काट दिया, जैसे मुस्लिम मतदाता कई जगह हो रहा है, तेजस्वी जी ने तो टिकट ही नहीं दिया मुसलमानों को। 18% आबादी है, वोट तो चाहते हैं पूरा का पूरा 18%, और टिकट देने के बजाय 10% या 12%, पता नहीं कितना टिकट लेकिन दिया। कांग्रेस ने तो इसमें बड़ा दिल दिखाया। उसमें कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है। तो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है, तो ठीक है, कांग्रेस के कैंडिडेट को दे देंगे। लेकिन उनका ये तो कहना है कि जो एमवाई समीकरण जो तेजस्वी यादव चला रहे थे, उस एमवाई समीकरण में एम कहाँ है? हमसे वोट डालने के लिए हैं। थोड़ा थोड़ा अगर कहीं वो भी छिटक गए किसी कारणवश, तो क्या उस तरफ तो नहीं जा सकते? उस तरफ से भाजपा ने 1 भी नहीं दिया, जेडीयू ने 4 दिया। यही उनकी मजबूरी है, जिसका फायदा सारे अपोजिशन की पार्टियां उठा रही है। मुसलमान वोट की अभी स्थिति ये हो गई है कि उसको रिप्रेजेंटेशन या उससे सामने अलाइन होते हुए वोट सारे चाह रहे हैं अपोजिशन वाले, सामने अलाइनमेंट लेते हुए डरते हैं
कि अगर इसका कैंडिडेट दे देंगे। जाले एक विधानसभा क्षेत्र है, आपको याद होगा पिछली बार भी विवादित हो गया था। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एक पूर्व अध्यक्ष थे जिनको चुनाव लड़ा था, वो जीना विवाद के कारण रगड़ा खा गए थे। तो इस बार उस्मानी साहब तो कहते हैं वो जो कैंडिडेट थे शायद आउट ही थे लड़ाई से, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट थे, कोई उनको भी नहीं दिया, वो कोई मिश्रा जी को दिया है, कोई पॉलिटिकल फैमिली से मिश्रा जी हैं। अब वहाँ पे मुसलमानों में तो एक रिजेंटमेंट होगा कि भाई हमें टिकट नहीं दिया, हम तो अच्छा वोट लिए हुए हैं यहाँ पे जाले में, तो हमको गारंटेड आप ले रहे हैं। तो कभी कभी किसी चीज़ को गारंटेड लेना, जैसे भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों को गारंटेड लेके चलती कि जाएंगे कहाँ, राजपूतों को गारंटेड लेके चल रही कि जाएंगे कहाँ। लेकिन कहीं एक कैंडिडेट मजबूत खड़ा हो गया और भूमिहार या राजपूत सोचेंगे यार कि ये तो गारंटेड ले रहा है, यहाँ पे अपनी जात का है, थोड़ा सा ताकत दिखाओ। जैसे ताकत दिखाया है, उसका मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ। जहानाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में भूमिहार का टिकट कट गया था, अति पिछड़ा समाज से एक चंद्रवंशी जी चुनाव लड़े थे, एमपी हो गए थे। अरुण कुमार जी का टिकट कट गया था। भूमिहार लोग उस समय राष्ट्रवाद में वोट दिए, लेकिन जब 2024 का चुनाव आया पार्लियामेंट का, तो इस बार भूमिहार लोग कहे कि नहीं, अपनी ताकत दिखाओ, ये तो हमारे जो पुश्तैनी सीट है वहाँ ये भी चलता है, ये कौन कौन सीट हमारा छीना। तो कहा पहले मुजफ्फर, एक नारा चला वहाँ जहानाबाद में कि पहले मुजफ्फरपुर हमसे छीन लिया, ये देख लिए वैशाली छीन लिया, अब जहानाबाद भी छीन लिया, तो नहीं इस बार ताकत दिखाना पड़ेगा। तो जहानाबाद में ताकत दिखाया तो आरजेडी वाले यादव जी जीत गए, चंद्रवंशी जी हार गए। तो अब क्या हुआ कि अब सारे राजनीतिक दल देख रहे हैं कि सारी जातियां अगर अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देंगे, बिहार में पॉलिटिक्स में एक बड़ी डिफरेंट पोजीशन एक आ रही है, देख लीजिए कि लड़ाई पिछड़ा बनाम बगड़ा नहीं है, अब है पिछड़ा बनाम ही पिछड़ा है, अति पिछड़ा बनाम पिछड़ा है, दलित बनाम महादलित है, दलित बनाम पिछड़ा है। वहाँ भी मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है। सोशल टेंशन, सोशल जो लाइफ है उसमें पॉलिटिकल हिस्सेदारी के लिए और इकोनॉमिक हिस्सेदारी के लिए, आर्थिक हिस्सेदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है। अब कोई पिछड़ा एकता की कोई बात नहीं है, दलित एकता की बात नहीं है। सब जो है हर जाति चाहता है। पासवान समाज से आता है कि हमारा विधायक ज़्यादा जीत के आए, मांझी समाज का ना है, रविदास समाज का ना है। पिछड़ों में कुर्मी सोच रहा है कि यादव जी हमारा हिस्सेदारी मार रहा है, वो चाहता है कि यादव सबसे ज़्यादा विधायक कैसे हो रहा है, हमारा भी जीत के आए। उधर अति पिछड़ा में भी जब ये जाति जनगणना हुई है और जब अति पिछड़ों को अपनी आबादी पता चला, कुम्हार समाज है, नाई समाज है, सबको 2% 2.5% वोट हैं, तो तुलना करता है कि भूमिहार 2.5% है, उसको इतना सीट और हमको 4 सीट 2 सीट, हम भी 2.5% हैं। तो ये जो एक सामाजिक जो लेवल पे जो चर्चा हो रही है जाति जनगणना के बाद, जो सोशल टेंशन जो आ रहा है राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी की, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव में। अगर वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कोई मान के समझिए कुम्हार समाज का किसी इलाके में खड़ा हो जाता है, उसको किसी पार्टी ने नहीं दिया है। अब अगर उसमें ये बात आ जाती है कि सारे पार्टियों ने हमको अबंडन किया है, तो हम अगर अपनी ताकत दिखाएं कि हमारे पास वोट कितना है, और मान के चलिए कि 5000 वोट वहाँ पोल हो जाता है, कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका कंक्लूजन आप ना निकालिए, लेकिन वो अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में किसी को हरवा जाएगा और किसी को जितवा जाएगा, तो अगली बार से उसको भी लोग मनाने के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये जो एक सिचुएशन बिहार की पॉलिटिक्स में आ गई है, इससे मेन इशू खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार। इसका एक नुकसान भी है, राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ाने के चक्कर में जातियां जो हैं रियल इशू से पीछे हट रही है। भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी, फिर बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, पलायन पे बात नहीं होगी, जो जैसा राज आएगा वही ब्यूरोक्रेटिक स्टेट चलेगा, और वही जातियां जो राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी के लिए चुनाव में लड़ रही है, वही कलेक्टर के पास जाके हाथ जोड़ के माई मेरे बाप ये कर दो, हमारा नाम ठीक कर दो, हमारा राशन कार्ड से नाम कट गया, हमारा उससे नाम कट गया, हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, उसको माफ़ करवा दो। वो माई बाप सीओ साहब के पास खड़े हैं और सीओ साहब कहते हैं हाँ कल आना परसों आना, देख लेंगे, कोई नहीं देख लेंगे, वही धक्का खाएंगे। ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, आप मंच पर आए और तमाम सवालों का जवाब दिया। बिहार तक पर यह चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आगे फिर हम हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक नमस्कार।